Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies class 12th commerce, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे हेनरी फ्योल के वो हम डिस्कस कर रहे थे और आपको मैंने बताया था हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं, ठीक है। उन्होंने बुक पब्लिश की थी जनरल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो उनमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए थे जो हमने आपको पढ़ाने शुरू किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे। चौथा प्रिंसिपल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब होता है एकता और कमांड का मतलब होता है आदेश देना या ऑर्डर देना। तो अब क्या कहना चाहते हैं हेनरी फ्योल, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं भाई जो आदेश है उस आदेश की आपको एकता को बनाए रखना है कि यानी कि एक सबऑर्डिनेट को एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति आदेश दे, इसे कहेंगे हम यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक पर्सन को दो अलग अलग व्यक्ति से, फॉर एग्जांपल यहां पर S1 है, S2 है, एक मैनेजर है M1 और एक मैनेजर है M2। तो मान लीजिए M1 ने बेटे S1 को भी ऑर्डर दे दिया, S2 को भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है भाई। उसके दो सबऑर्डिनेट है, S1 को अलग ऑर्डर दिया, S2 को अलग ऑर्डर दिया। S1 अपना अलग वर्क परफॉर्म कर देगा और S2 अपना अलग वर्क परफॉर्म कर देगा बेटे। तो ये तो है राइट सिचुएशन। क्या है ये? राइट सिचुएशन कि भाई एक मैनेजर ने ऑर्डर दे दिए अपने 5-7 सबऑर्डिनेट को, या मैंने 2 लिए, 7-8 भी ले सकते हो, अलग अलग ऑर्डर दे दिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब आएगी जब एक M2 मैनेजर भी, मान लीजिए ये है प्रोडक्शन मैनेजर और ये है सेल मैनेजर। अब M2 भी बेटे इस S1 को ऑर्डर दे देता है। देखिए तो S1 को एक कमांड तो मिल गई यहां से और दूसरी कमांड मिल गई यहां से। अब बताइए, अब S1 को एक ही समय पर 2-2 कमांड मिल चुकी है, 2-2 कार्य मिल चुके हैं, 2-2 आदेश मिल चुके हैं, 2-2 ऑर्डर मिल चुके हैं। क्या करे बेचारा S1? M1 का काम पहले करे या M2 का काम पहले करे? वो फंस गया बेटे सिचुएशन के अंदर। M1 का उसने काम पूरा कर दिया, M2 उससे गुस्सा हो जाएगा। M2 का काम उसने पूरा कर दिया, M1 गुस्सा हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है वो फंस जाएगा, एक भंवर में, एक सिचुएशन में फंस जाएगा जहां से उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटे। तो हेनरी फ्योल कहते हैं भाई इस सिचुएशन को आपको लेके ही नहीं आना, आपको यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है? वन सबऑर्डिनेट, देखिए वन सबऑर्डिनेट should received order from one superior only at one point of time, यानी कि वन पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी या अकाउंटेबिलिटी जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अराइज होगी ओनली टूवर्ड्स दैट सुपीरियर, ठीक है। तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी भी होगी वो भी केवल उसी सुपीरियर के प्रति अराइज होगी, कोई दूसरा या तीसरा उससे आकर क्वेश्चन नहीं कर सकता बेटे। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, अलग अलग सबऑर्डिनेट से ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे। देखिए राइट सिचुएशन और रॉन्ग सिचुएशन हम बताते हैं। M1 एक मैनेजर है, इसने S1 को ऑर्डर दे दिया, S2 को ऑर्डर दे दिया और S3 को भी ऑर्डर दे दिया। दैट इज द राइट सिचुएशन, राइट कंडीशन, राइट सिचुएशन है भाई, क्योंकि ये इसके सबऑर्डिनेट है 3, ठीक है, 1 2 3। इसने इनको ऑर्डर दे दिया, नो प्रॉब्लम, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो ये तो है राइट सिचुएशन। रॉन्ग सिचुएशन ये बन जाएगी, देखिए रॉन्ग सिचुएशन बन जाएगी ये वाली, जहां पर बेटे S1 है, S2 है और S3, 3 सबऑर्डिनेट है और 2 मैनेजर है आपके पास M1 और M2। अब M1 ने क्या किया? S1 को भी ऑर्डर दे दिया, S2 को भी ऑर्डर दे दिया और S3 को भी ऑर्डर दे दिया। यहां तक तो सिचुएशन ठीक थी, लेकिन तुरंत जैसे ही M2 ने इसको भी ऑर्डर दे दिया तो देखिए इसको एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर मिल गए, ठीक है। M2 ने इसको भी ऑर्डर दे दिया, इसको भी एक और 2 ऑर्डर मिल गए और M2 ने इसको भी ऑर्डर दे दिया तो इसको भी 3 ऑर्डर मिल चुके बेटे। तो ये हो जाएगी रॉन्ग सिचुएशन। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया गया है, यूनिटी ऑफ कमांड को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है बेटे। तो ये है आपका हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड को अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली
क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट वन टाइम एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टुवर्ड्स दैट सुपीरियर। राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच मैंने बता दिए हैं, ठीक है। राइट अप्रोच में क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही मैनेजर ऑर्डर देगा। रॉन्ग अप्रोच में एक सबऑर्डिनेट को बेटे दो मैनेजर या फिर कोई मान लीजिए तीसरा मैनेजर भी आ जाए M3, ये भी ऑर्डर दे देगा, तो इसके पास 3 ऑर्डर आ गए। यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरह से वायलेट किया गया है बेटे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है कि यूनिटी ऑफ कमांड में जो एक सबऑर्डिनेट होगा वो केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। अगर वो अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव कर रहा है बेटे, तो इससे मैनेजमेंट के अंदर चाओस क्रिएट होगा, मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली, ठीक है, अनडिसिप्लिन क्रिएट होगा और इनएफिशिएंसी का विस्तार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली फॉलो करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं बेटे कि इस प्रिंसिपल को अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या निकल कर आते हैं और नेगेटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या रखा है भाई कि देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर रहा है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी, क्योंकि S1 को केवल एक ही ऑर्डर मिला है, तो वो एक ही ऑर्डर पर पूरी तरह से, पूरी लगन से, डेडिकेशन के साथ काम कर पाएगा, समय दे पाएगा बेटे, तो कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होगी। पहला पॉजिटिव इफेक्ट। सेकंड, द एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज। जो एफिशिएंसी है उसकी कुशलता जो है, क्योंकि वो एक ही काम को करेगा, एक ही काम पर उसका ध्यान लगा होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर इज आल्सो इंक्रीज। जो ये सुपीरियर है बेटे, ठीक है, सुपीरियर है, इसकी एफिशिएंसी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज इस सिचुएशन में तो देखिए S1 को एक समय पर 3-3 काम मिले हुए बेटे, तो ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अराइज होगी और ना उसकी अकाउंटेबिलिटी। वो कह देगा भाई मेरे पास तो 3-3 काम थे, मैं कौन सा काम करूं, बताओ मुझे। तो यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट की गलती है कि 3-3 लोगों से ऑर्डर दे रहे बेटे, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेलिटी प्रिवेल, और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, सभी लोगों में बेटे अच्छे ढंग से काम हो पाएगा। तो ये तो थे इसके पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट में देख लेते हैं। इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन सिचुएशन। तो बेटे सिंपल सी बात है, अगर उसे 3-3 लोग ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूजन अराइज होगी। इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी खत्म होगी, सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी में गिरावट आएगी। इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर आल्सो। तो सुपीरियर जो है उसकी एफिशिएंसी भी कमी आएगी। देखिए जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सारे नेगेटिव इफेक्ट में बदल जाएंगे अगर आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया तो, ठीक है। फिर है अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इनके ईगो हर्ट होंगे। अगर S1 ने M1 का काम कर दिया तो M2 का ईगो हर्ट होगा, उसे लगेगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कम रेपुटेशन है, इसीलिए मेरा काम पहले ना करके M1 का काम किया गया। तो इसे ईगो हिट हर्ट होंगे मैनेजर्स के। और हाइट ऑफ डिसऑर्डर, और डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, डिसऑर्डर फैल जाएगा, कोई भी काम ऑर्डर में नहीं चलेगा, स्टेप वाइज नहीं चल पाएगा बेटे। तो ये था आपका द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको अच्छे ढंग से इसे याद करना है। फोर्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ प्रिंसिपल देखिए कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है आपके सामने बेटे, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ प्रिंसिपल का नाम क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ प्रिंसिपल देखिए केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। फिफ्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं कि फिफ्थ प्रिंसिपल केवल उन्हीं यूनिट्स में, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है जहां पर बेटे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी बेटे मोबाइल फोन के साथ साथ LED टीवी भी बनाती है तो उसके पास 2 डिवीजन हो गई, ये हो गई डिवीजन 1, ये हो गया डिवीजन 2, ठीक है। या इसे हम प्लांट 1 और प्लांट 2 भी बोल सकते हैं बेटे, ठीक है, प्लांट 1 और प्लांट 2। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे क्या कहते हैं, देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल सिंपल से आपको बताता है कि दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट देयर शुड बी अ सेपरेट हेड फॉर सेपरेट प्लान, ठीक है, कि भाई सेपरेट हेड होना चाहिए सेपरेट प्लांट के लिए। भाई किसी कंपनी के पास 2 फैक्ट्रियां हैं तो ये नहीं कि एक मैनेजर बैठकर उन दोनों फैक्ट्रियों को संभाले, नो, एक फैक्ट्री के लिए अलग मैनेजर, दूसरे के लिए अलग मैनेजर, ठीक है। देखिए तो मैंने क्यों कहा कि ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है, जब 2 प्रोडक्ट हो बेटे। एक सिंपल प्रोडक्ट अगर मोबाइल फोन है तो भाई उसका तो एक सिंगल हेड ही रहेगा, उसके लिए तो कोई 2 हेड की जरूरत ही नहीं है, तो सिंगल हेड ही उसे
ठीक है, मैनेज करेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट है बेटे, मोबाइल भी है, वॉशिंग मशीन भी है, या एलईडी टीवी भी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें एक दूसरा हेड लाना पड़ेगा, दूसरा हेड का मतलब क्या है यहाँ पर, मैनेजर से है। हेड का मतलब किससे, मैनेजर, कि भाई 2 अगर आपके पास डिवीजन है तो इनके अलग अलग मैनेजर होने चाहिए, M1 और M2, मैनेजर 1 मैनेजर 2। अगर दोनों ही हेड को बेटे एक ही मैनेजर संभाल रहा है तो इसका मतलब आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को वायलेट कर रहे हो, आप हेनरी फ्यूल के यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे कहती है कि अ सेपरेट हेड फॉर सेपरेट प्लांट, ठीक है, सेपरेट प्लांट के लिए, अलग डिवीजन के लिए, अलग प्रोडक्ट के लिए अलग हेड होने का जरूरी है, अलग हेड होना चाहिए बेटे। सेम हेड ना संभाले उन दोनों को, सेम हेड संभालेगा बेटे तो सारी एक्टिविटी एक दूसरे में लूप आउट हो जाएगी, एक दूसरे में मिल जाएगी, काम ढंग से हो नहीं पाएंगे, चाओस क्रिएट होगा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो ये खराब सिचुएशन है। तो देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, तो ये एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो गई मोबाइल, और दूसरा ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो गई एलईडी। तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है बेटे, तो उसके लिए एक सेपरेट हेड या सेपरेट प्लान होना चाहिए बेटे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट। एग्जाम्पल आपको बता रखा है कि एक कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट है, जिसमें कार और स्कूटर हो गई बेटे। तो आपसे कहते हैं कि भाई हर प्रोडक्ट की अपनी अलग मार्केट होती है, हर प्रोडक्ट के अपने अलग कस्टमर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट हेड होना जरूरी है, एक सेपरेट मैनेजर का होना जरूरी है बेटे। अगर सेपरेट मैनेजर है तो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, सेपरेट मैनेजर नहीं है तो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट बेटे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर आप फॉलो करते हो तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं, देखिए। पहला है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज बीन अचीव। तो एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा बेटे, क्यों, क्योंकि एक मैनेजर बार बार मोबाइल के काम को संभाल के अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, दूसरा मैनेजर एलईडी में काम में संभाल के एक्सपर्ट हो जाएगा, तो अपने अपने डिवीजन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे कि उन्हें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। थर्ड है इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज एक ही हेड संभालेगा बेटे तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपको अचीव ना हो पाए। फिफ्थ है इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन भी बेटे बन पाएगा। कोऑर्डिनेशन मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन सबको ट्रांसफर की जाती है बेटे, तो कोऑर्डिनेशन बनाने में भी आपको सहायता मिलेगी। अगर आपने इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया तो आपको कुछ वायलेटिंग या नेगेटिव इफेक्ट भी देखने पड़ सकते हैं। कौन कौन से, देखिए, स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा बेटे, तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी, बेकार हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो नहीं पाएंगे, और बेटे कोऑर्डिनेशन बनाने में हमें काफी मुश्किलें आएंगी। देखिए बेटे डिफरेंस देख लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अभी भी मैंने 2 प्रिंसिपल आपको बताए, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो डिफरेंस देख लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं यूनिटी ऑफ कमांड और यहां लिख देता हूं मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। सबसे पहले में ये कहता है मीनिंग, तो मीनिंग तो आपको पता ही है भाई क्या होती है, ठीक है, मीनिंग तो आपको पता ही है भाई कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि भाई जो वन सबऑर्डिनेट है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ही शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट वन टाइम ओनली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू दैट सुपीरियर, कि जो बेटे सबऑर्डिनेट है उसे एक समय पर एक ही सुपीरियर आदेश देगा या ऑर्डर देगा और उसी के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे कहता है कि वन हेड फॉर वन प्लान, कि भाई सेपरेट हेड के लिए सेपरेट प्लान होना चाहिए, सेपरेट डिवीजन के लिए सेपरेट मैनेजर होने चाहिए, सो वन हेड फॉर वन प्लान। सेकंड है एम। एम क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है बेटे, तो इसका एम होता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसका अर्थ है प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि जब S1 को बेटे M1 मैनेजर भी ऑर्डर देगा और M2 मैनेजर भी ऑर्डर देगा तो वो ड्यूअल सबऑर्डिनेट हो जाएगा, दोनों का सबऑर्डिनेट है, ठीक है, एक ऑर्डर उसे यहां से मिला, दूसरा ऑर्डर उसे यहां से मिला, तो इसे कहते हैं ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना है, क्योंकि फिर काम पूरा हो नहीं पाएगा ना, 2 ऑर्डर मिल गए कहां से काम पूरा करेगा बेचारा, तो इसलिए इस ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना हमारा मेन उद्देश्य है यूनिटी ऑफ कमांड में, जबकि यहां हमारा मेन उद्देश्य है टू प्रिवेंट द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी,
ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को रोकना। क्योंकि जब बेटे दो आपके पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए कार हो गया और स्कूटर हो गया, अब इन दोनों को मान लो एक ही मैनेजर M1 ही मैनेज कर रहा है बेटे, और एक ही फैक्ट्री में दोनों के दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एक्टिविटी आपस में ओवरलैप होगी। ठीक है, रॉ मटेरियल मान लीजिए आएगा स्कूटर का, उसे यहाँ बेच दिया जाएगा कार में। तो इसीलिए कह रहे हैं भाई कि सेपरेट हो, सब चीजें सेपरेट हो, मैनेजर अलग होना चाहिए, फैक्ट्री अलग होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, दूसरा मैनेजर अलग होना चाहिए कार का, और फैक्ट्री अलग होनी चाहिए, ताकि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी ना हो, जो क्रियाएं हैं एक दूसरे में मिक्स ना हो जाएं। और थर्ड है आपका इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इससे कौन इंप्लीमेंट करता है? इम्प्लीकेशन यानी कि परिणाम, क्या परिणाम निकल कर आएगा, क्या इम्प्लीकेशन आएगी? सो इट इफेक्ट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यूनिटी ऑफ कमांड से इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफेक्ट होगा, उसकी डिग्निटी खत्म होगी, क्योंकि 2-3 ऑर्डर उसे मिलेंगे तो बेचारा एक ही काम कर पाएगा, बाकी काम नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी डिग्निटी पर काफी असर पड़ेगा। तो इससे इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफेक्ट होता है, और इससे होल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा बेटे, होल ऑर्गेनाइजेशन इससे इफेक्ट होगा। तो ये थे दोनों के दोनों में डिफरेंस। आगे देखिए आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हमें पढ़ने हैं, और हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल पढ़े हैं। छठा प्रिंसिपल आपके सामने आ रहा है, देखिए क्या, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट का मतलब यहां हित से है, किससे है? हित। इन्होंने कहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है सामान्य हित, और सामान्य हित यानी कि पूरी संस्था का हित, पूरी संस्था का हित। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है व्यक्तिगत हित, यानी कि हमारा खुद का हित, व्यक्तिगत हित, अपना खुद का हित बेटे। तो हेनरी फ्योल आपसे कहते हैं कि कभी भी एक पर्सन को या एक एम्प्लॉय को अपने हित की परवाह किए बिना सामान्य हित यानी पूरी संस्था के हित में डिसीजन लेने चाहिए, पूरे संस्था के हित में। ठीक है, डिसीजन हमें लेने चाहिए, निर्णय हमें लेने चाहिए बेटे। ठीक है, तो कोई काम ऐसा करने से जिससे मेरा तो फायदा हो रहा है लेकिन संस्था का नुकसान हो रहा है, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे संस्था का भला हो बेटे, ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। तो ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है भाई कि आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे पूरी संस्था का भला हो, सभी लोगों को फायदा मिले। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल प्रॉफिट के पीछे ना भागकर हमें संस्था के प्रॉफिट के पीछे भागना चाहिए। तो देखिए, According to this principle, the interest of an organization should take priority, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसे हमें प्रायोरिटी या प्राथमिकता देनी चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय की तुलना में, ठीक है, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के हित को प्रायोरिटी या प्राथमिकता देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटे, एक परचेज मैनेजर है, देखिए अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। एक परचेज मैनेजर है, ठीक है, उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, और रॉ मटेरियल के बेटे देखिए बहुत सारे सेलर है, उनमें से एक सेलर उसका बेटा भी है, उसका सन भी है। ठीक है, उसका सन है, लेकिन उसका जो बेटा आपको दे रहा है पर यूनिट, मान लीजिए दे रहा है 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जबकि अदर जो सेलर है मार्केट के अंदर वो आपको 7 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, अब अगर वो जो रॉ मटेरियल है अपने बेटे से खरीदता है तो ऑर्गेनाइजेशन को 10 रुपए का वो मटेरियल मिलेगा, यानी कि अगर वो ये काम करता है तो इससे उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा होता है, उसका खुद का हित पूरा होता है बेटे, उसका जो सन है, उसका बेटा है, प्रॉफिट कमाएगा तो इससे उसका हित भी पूरा होगा। लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है बेटे, ऑर्गेनाइजेशन को 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो अब अगर वही परचेज मैनेजर किसी अदर सेलर से खरीदता है तो केवल 7 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो जब हम 7 रुपए में ले रहे हैं मटेरियल बेटे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का हित हो रहा है बेटे। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक मैनेजर को या एक एम्प्लॉय को हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भला होता है, ना कि उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट या व्यक्तिगत हित होता है बेटे। तो इसीलिए जब परचेज मैनेजर बेटे ये डिसीजन ले तो उसे अपने बेटे से रॉ मटेरियल खरीदने की बजाय मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो डाउन हो जाए। ठीक है, दिस विल प्रॉफिट ऑफ द मैनेजर पर्सनली बट द कंपनीज प्रॉफिट। इस काम से बेटे मैनेजर का तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल। तो ये एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है। एक मैनेजर को हमेशा ये स्थिति अपनानी चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के हित, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई देखनी चाहिए, ना कि खुद की भलाई बेटे। इसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं भाई। अगर आप
ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखते हो तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, सबसे पहले तो आप मानवता का पालन कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का पालन कर रहे हो, अपने हित को त्याग कर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित को देख रहे हो, तो इसका मतलब आप ह्यूमैनिटी फॉलो कर रहे हो। एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो भाई जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उससे एवरीबडी, सबका प्रॉफिट होगा, सबका भला होगा। ये काम करते तो केवल आपका भला होता, लेकिन इस काम से सबका भला होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर ऑब्टेन, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसे हमें प्राप्त करने में आसानी होगी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे पर्सनल हित में और ऑर्गेनाइजेशन के हित में, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा बेटे। वायलेटिंग इफेक्ट, इनका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हो जनरल इंटरेस्ट की तुलना में बेटे, तो फिर आपको नुकसान भोगना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ह्यूमैनिटी को वायलेट कर रहे हो, आप मानवता को खत्म कर रहे हो। सेकेंड, इंक्रीज इन जेलसी, भाई बाकी एम्प्लॉय आपसे जलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा कि भाई ये परचेज मैनेजर गलत कर रहा है, ये अपने बेटे से मटेरियल खरीदता है जो कि महंगा दे रहा है, हमें किसी और से खरीदे तो हमें सस्ता मिलेगा। तो इससे जेलसी क्रिएट होगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं आपसे जलने शुरू हो जाएंगे। हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने में रुकावट आएगी, कठिनाई आनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव में जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट होना चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा बेटे। तो 6 प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं हेनरी फ्योल के। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।